मेरे साथी गांधी जी मल्ली साहब, मुझे अभी पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव के दौरान आप सभी से मिलने का मौका मिला था। आज फिर से मैं धर्मशाला देरा जा रहा था। मैं सोचा धर्मशाला के अपने मित्रों से भी मिलके आप चीफ से फीडबैक भी मिलता है और अपनी बातचीत भी हम आपके माध्यम से प्रदेश की सरकार बने 15 महीने से ऊपर का समय हो गया। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दिसंबर 22 में जो परिवर्तन किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई, लेकिन आप ये देखें कि लगातार प्रदेश को चुनाव से गुजरना पड़ रहा है। आज फिर से 3 जगह बाई इलेक्शंस हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि इसके क्या कारण रहे। जो घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस जिसकी बात है, भाजपा की सरकार ने जो किया था वो जनता के आशीर्वाद से फेल हुआ और कांग्रेस की सरकार आज भी मजबूत है। और उसके बाद 6 लोगों ने जिस तरह से अपनी पार्टी को छोड़ के भाजपा के नेताओं के साथ जो मिलके एक सरकार गिराने की साजिश की, अल्टीमेटली वो फेल हुई। उसमें से 4 मजबूत हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के पास आज 38 लोगों को इनके क्षेत्र के जो लोग थे, आप हमीरपुर की बात करें, देहरा की बात करें या नालागढ़ की बात करें, जब जनरल इलेक्शन हुआ तो वहाँ के लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी को ना जिता के इंडिपेंडेंट आदमी पे अपना विश्वास वहाँ के मतदाताओं ने किया था। बहुत बड़ा फैसला था वहाँ की जनता का। दोनों दलों को ना देके इंडिपेंडेंट के साथ लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, किन कारणों से किया, क्या वजह रही कि पहली बार इतिहास में ऐसा सुनने को मिला कि हम रिज़ाइन करना चाहते हैं और हमारे रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाए। हो भी गए लास्ट में। लेकिन इसकी वजह क्या रही, इसका कारण क्या कि आप रिज़ाइन क्यों करना चाहते हैं, जब आपके लोगों ने आपको विधानसभा के अंदर 5 साल के लिए भेजा है और आप खड़े भी इंडिपेंडेंट थे, जीत भी गए, और आप वहाँ पर जाके कांग्रेस के मुख्यमंत्री से, सरकार से ये आश्वासन था, काम हो रहे थे कि हम असेंबली के अंदर रूलिंग सरकार को मदद करेंगे। और हमारी सरकार का और मुख्यमंत्री जी का रुख बड़ा साफ था कि वहाँ से भले ही नुमाइंदा इंडिपेंडेंट चुन के आया हो, लेकिन उस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए। और जो हमारी नीति है एक समान विकास की हिमाचल प्रदेश में, उसको आगे बढ़ाते हुए इंडिपेंडेंट लोगों को दिल खोल के हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। उसके बावजूद इन लोगों ने धोखा दिया, मुख्यमंत्री जी को भी और अपनी जनता को भी, जिन्होंने इनको चुन के भेजा था। इन चीज़ों का जवाब इन सबको आज जनता को देना है। और जो हमारे पास अभी तक फीडबैक भी है, जब से चुनाव आगे बढ़ा है, कि हर जगह लोगों के मन में ये बात है, मतदाताओं, कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्यों आप 15 महीने में दोबारा आप एमएलए बनने की बात करें। एमएलए तो हमने आपको भेजा था 5 साल के लिए बना के, आप क्या सोच के दोबारा वोट मांग रहे हो कि हमें दोबारा से एमएलए बनाया जाए। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब, जैसे पहले 6 लोगों को, उनमें से 4 लोग मैं समझता हूँ अपना राजनीतिक भविष्य ही ख़त्म कर चुके हैं। अब दोबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, हिमाचल प्रदेश का मतदाता और हिमाचल प्रदेश की जनता इसलिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डिफेक्ट करना या साजिश करके सरकारें गिराना, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि प्रदेश के लोग इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और वो एक एग्जाम्पल सेट किया पूरे देश के अंदर कि जिन लोगों ने ऐसा किया उनमें से 4 लोग दोबारा असेंबली नहीं पहुँच सके। और आज इन 3 लोगों का भी वही हर्ष होगा। प्रदेश की जनता चाहती है कि वो जो सरकार उन्होंने चुनी है, आने वाले 3.5 साल ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करने वाली है। और इन तीनों क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि हम सरकार के साथ जुड़े, विकास के साथ जुड़े, ना कि अपना नुमाइंदा भेज के विपक्ष के साथ बैठाएं उनको। वो तो उन्होंने पहले भी भेजा था। तो ये एक अच्छा मौका है। जैसे हमारे जहन में एक बात है कि देहरा में
विकास की दृष्टि से देहरा काफ़ी पिछड़ा हुआ है। अब ये नाम से तो होशियार सिंह, होशियार मीन्स इंटेलिजेंट। अब मैं नहीं कह सकता कि वो होशियार है या क्या है। जब जनता ने भेजा, आपने किन कारणों से छोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रभु खुद तय करते हैं। आज देहरा के लोगों को विकास के साथ जोड़ने के लिए, मुख्यमंत्री जी के साथ सीधे जुड़ने के लिए एक मौका मिल रहा है, और फीडबैक भी है कि वहाँ की जनता इस बात को समझ रही है कि हमें जो है सरकार के साथ जोड़ के देहरा जो विकास की दृष्टि से पिछड़ गया है उसको विकास के इंजन के साथ जोड़ना है। ये तय है जिस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है। वही बात दूसरे क्षेत्रों में भी है। मीरपुर में भी ऐसी स्थिति है और नालागढ़ में भी होनी भी चाहिए। विकास के साथ जुड़े लोगों का मैंडेट है, 5 साल के लिए है, काम करना है हमारी सरकार ने, हम करेंगे। उसके बाद जनता तय करेगी कि हम कहाँ पर खड़े हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। जैसे देहरा की हम अगर बात करें, आपके कांगड़ा जिला का क्षेत्र है, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट्री में भले ही हमीरपुर पार्लियामेंट्री का क्षेत्र है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एक ऐसा क्षेत्र है कि जब से देहरा एग्जिस्टेंस हुआ डिलिमिटेशन के बाद, कांग्रेस पार्टी वहाँ लगातार हार रही थी, जीत दर्ज नहीं कर पाई। इन सर्कमस्टांसिस में और बार बार विपक्ष के नेता और भाजपा के लोग, चाहे आप माननीय जयराम ठाकुर जी की बात करें, आप लोग सभी को याद है कि वो बार बार कहते रहे पिछले चुनाव में भी, जब 6 बाई इलेक्शंस थे, कि ये सरकार 4 तारीख के बाद राज्य सरकार भी गिरेगी। वो केवल हो सकता है, उसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि भाजपा के अंदर भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, हो सकता है कि जो उनके साथ लोग हैं, विधायक हैं, उनको इंटैक्ट रखने के लिए वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं बार बार। वास्तविकता ये है कि नंबर गेम में भाजपा और कांग्रेस में बहुत फ़र्क है, और हमारी सरकार स्थिर है, मजबूत है, और उसकी मजबूती और 13 तारीख को और मजबूती बढ़ेगी। लेकिन वो बार बार ऐसा भ्रमित प्रचार कर रहे थे। अभी भी कहा उन्होंने, वो उनका गणित है, वो किस आधार पे बोलते हैं, या पार्टी के अंदर भाजपा में जो वर्चस्व की लीडरशिप की जंग है, ख़ास तौर पे बिंदल साहब के अध्यक्ष बनने के बाद, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब अनुराग ठाकुर जी फ़िलहाल दिल्ली से फ्री हो चुके हैं, वो भी लगातार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में दिख रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है कि उनके जहन में, जयराम जी के जहन में रहती होगी कि मेरे लोग मेरे पीछे खड़े रहें, इसलिए वो इस प्रकार की बयानबाजी करके प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने, हाईकमान ने खास तौर पे टिकटों को लेके, जहाँ तक देहरा का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी को उतारा। 2 दिन तक वो टिकट होल्ड भी रखा गया, लेकिन पार्टी हाईकमान की अपनी सर्वे थे, सर्वे के आधार पे उनका ये लॉजिक था कि हमने 3 बार वहाँ सर्वे कराए हैं, और जैसे सरकमस्टांसेस है कि भाजपा वाले बार बार जिक्र करते हैं कि हम सरकार गिराने का प्रयास कर सकते हैं, उस दृष्टि से पार्टी हाईकमान ये चाहता था कि ऐसे कैंडिडेट हो जहाँ पर जीत सुनिश्चित हो, और उसका आधार सर्वे था। सर्वे में कमलेश ठाकुर जी का जो नाम था वो बार बार ऊपर आ रहा था। तो इस वजह से कांग्रेस हाईकमान का और पार्टी का दबाव मुख्यमंत्री जी पे रहा, और उन परिस्थितियों में जो उनको चुनाव लड़ने के लिए राज़ी होना पड़ा। तो आज चुनाव वो आप लोग सब देख रहे हैं, बड़ी बेखूबी से प्रचार हो, मिलने का तरीका हो, बातचीत का हो। वो वहाँ की बेटी है, उन्होंने अपने प्रचार में भी इस बात का जिक्र किया कि मैं देहरा को जो है विकास की दृष्टि से सरकार के साथ जोड़ूंगी, और हर तरह से जो पिछड़ गया है उनका पूरा प्रयास रहेगा कि देहरा को जो है हर कार्य में, चाहे सड़कों की बात हो, पीने के पानी की समस्या हो, या लोगों की और वहाँ जो समस्या हैं, जिस तरह से विकास की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कुछ मुद्दे थे। अब देश में लोकसभा का जो परिणाम है, उसके बाद एक चीज़ बड़ी साफ हुई, जो लगातार कुछ लोग 10 साल से सत्ता में थे, उनको अहम था, वो देश की जनता ने अहम को तोड़ा है। लोकतंत्र मैं कह सकता हूँ कि मजबूत हुआ है।
सरकार भले ही नरेंद्र मोदी जी की बनी है, लेकिन वो दो बैसाखियों पे वो सरकार है। आप सभी जानते हैं कि एक बैसाखी नीतीश कुमार जी की है और दूसरी जो बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू की। अब वो खुद जब कोई आदमी या सरकार बैसाखियों पे होगी तो वो एरोगेंस नरेंद्र मोदी जी में और उनकी सरकार में नहीं दिखना चाहिए। ये देश की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है ये। अब मैं समझता हूँ कि जो एक विपक्ष की जितनी भी सरकारें किसी भी राज्य में हो, इससे पहले का जो मॉडल था ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए सरकारों को गिराने का और कमज़ोर करने का जो मॉडल देश में था, इन परिस्थितियों में देश की जनता ने उसको ख़त्म किया और ये मॉडल देश से हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। जनता जिसको चुनेगी राज्य सरकार में, किसी भी दल की वो सरकार होगी, वहाँ के मतदाताओं ने जिसको चुना होगा उनको मैं समझता हूँ पूरा समय मिलने वाला है। एक तो ये परिवर्तन हुआ, इस तरह से मैं इसको देखता हूँ कि लोकतंत्र की जीत क्यों। दूसरा, जो हिमाचल प्रदेश में भी जो सरकार गिराने का प्रयास हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में गिराई, मध्य प्रदेश में गिराई, नॉर्थ ईस्ट में गिराई, कई जगह पिछले टेन्योर में कई सरकारों को, राज्य सरकारों को गिराया गया। अब वो मॉडल हमेशा के लिए देश से खत्म है। देश में सरकार वही होगी जो देश की जनता चुनेगी, उस राज्य की जनता चुनेगी। ये सबसे बड़ी जीत हमारी है। इसके लिए हमको जो एक एरोगेंस था सरकार में, वो ख़त्म हुआ। कांग्रेस पार्टी का देश के अंदर आंकड़ा बढ़ा। बहुत से राज्य यूपी वगैरह में जिस प्रकार का समर्थन, हैरानी की बात है, जिसकी पूरे इलेक्शन की जो मेन थीम थी वो राम मंदिर पे रखी गई थी कि राम मंदिर के इर्द गिर्द जो है ये चुनाव होगा। बड़े आनंद फानंद में, मंदिर पूरा भी नहीं हुआ था, उसकी प्रतिष्ठा की गई चुनाव के मद्देनज़र। उस वक़्त भी इस पर चर्चा हुई कि भाई ऐसी जल्दी क्या है, अभी राम मंदिर कंप्लीट नहीं था, लेकिन उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई चुनाव के मद्देनज़र। अब आप परिणाम देखिए कि लोकतंत्र क्या है, लोग कितने मजबूत हैं, लोगों के इरादे कितने मजबूत होते हैं। आप जो मर्जी असेसमेंट कर रहे हैं, लेकिन लोगों ने अयोध्या और उसके आसपास की सारी सीटों पे, जिनकी मेन थीम वो थी, वहाँ की सारी सीटें हार गई। तो ये लोकतंत्र की ताकत है, जनता की ताकत है, वोट की ताकत है। हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हुआ। आज विपक्ष बहुत मजबूत है और किसी भी लोकतंत्र के लिए सत्ता पक्ष के साथ मजबूत विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस बात से खुश हैं कि देश की जनता ने जो मैंडेट दिया इस बार, वो लोकतंत्र को मजबूत करने वाला। आप कुछ पूछना चाहें प्लीज़? थैंक यू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो ये आपका मुद्दा है, मुझे लगता है कम से कम 15-20 साल से लगातार इस पर चर्चा हो। ये अनफॉर्चुनेट है। सरकार किसी की भी रही हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टाइम के अनुसार इस पर सहमति के साथ आगे बढ़ना चाहिए था। इसका डिले दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हमारी सरकार की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हम इसको जो भी है, अब 2 जगह बन रही है, दो इसके देरा में और धर्मशाला में, जो भी फैसले हैं, पर हम इसकी काम को सीधे चलाना चाहिए, ईमानदारी के साथ। इसको हम मानते हैं कि ये पिछले 15-20 सालों से बहुत ही ऐसा विषय बन गया है जिसमें पूरे प्रदेश की इंसल्ट है कि किसी इंस्टीट्यूशन को बढ़ने में और उसको आगे बढ़ाने में इतना समय नहीं लगना चाहिए। वो ठीक है, वो जिस तरह से पहले भी इस पर बात हुई कि 30 करोड़ रुपया पहले बनाया था, वो इतना बढ़ा दिया गया था कि उसको दोबारा से जब भेजा गया कि आप इसको प्रैक्टिकली असेसमेंट को फॉरेस्ट वालों, तो वो आधे पे आ रहा है और उसके लिए कमिटेड है कि जैसे ही वो आता है अभी बिल वो पैसा राज्य सरकार। आज सर शांता कुमार जी ने कहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की आज वास्तुस्थिति क्या है, क्योंकि यू आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। अब चुनावों में ये वायदा हुआ था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये पैसा इमीडिएट चुनाव आचार संहिता के बाद जमा। मैं यही आपकी बात को सेम प्रश्न है आपका भी
कि जो भी आज वास्तुस्थिति वास्तविक स्थिति यही है कि जैसे ही वो सबमिट करेंगे रिवाइज्ड, वी विल सबमिट, वो तो हमने देना है। लेकिन अगर ये सोचते हैं कि 15 करोड़ रुपए के असेसमेंट को 30 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट से ले लेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं है। हमारा ये कमिटमेंट है कि जो उसको रिवाइज करेंगे वी विल डिपॉजिट और उसका काम शुरू हो। सर, शांता कुमार जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि ये पहला ऐसा सीएम है जिन्होंने अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा और ये परिवारवाद है। देखो, ये शांता कुमार जी का सम्मान सभी करते हैं। परिवारवाद पे अगर हम बात करने लग जाएं तो कोई पार्टी, चाहे वो भाजपा है चाहे कोई पार्टी कांग्रेस है, ये विषय कई सालों से हर बार परिवारवाद पे बात होती है। मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी इससे छूटी है परिवारवाद से। जहाँ तक सवाल है कि जब कोई, मैं पर्सनली जहाँ तक समझता हूँ, मुख्यमंत्री जी का कोई विचार अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ाने का नहीं था। ये पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी हाईकमांड का फैसला था। मुख्यमंत्री जी को कांग्रेस पार्टी के फैसले के साथ चलना पड़ा। शायद पहले भी ये बात हुई थी कि लोकसभा के चुनाव के दौरान भी उनकी धर्मपत्नी को नाम चला था कि सर्वे में कि लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए। वो उस वक्त भी इंटरेस्टेड नहीं थे, अभी भी नहीं थे। लेकिन जो फैसला पार्टी हित में था, पार्टी की बात को मानना पड़ा, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, सब जो है पार्टी के कार्यकर्ता है। तो ये प्योरली जो है पार्टी का फैसला था। शांता कुमार जी की जो भावना है उसको हमको एक एग्जाम्पल के तौर पे इस पे नहीं जोड़ना चाहिए। बड़े परिवेश में कंट्री के तौर पे पूरे देश के लिए वो एक बात मैसेज देना चाहते हैं कि परिवारवाद कहाँ तक है। इसमें बहुत बड़ी डेफिनेशंस हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि परिवार के जो काम कर रहे हैं, पार्टी से आम कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े हैं, वर्षों से पार्टी का काम कर रहे हैं, तो उनको आगे आने का मौका मिलना चाहिए। हाँ, एक परिवारवाद है कि आप कुछ भी ना करें, कहीं राजनीति में नहीं, सीधे बिकॉज ऑफ किसी के बेटा होने की वजह से आपको सीधे उतारा जाता है। यहाँ दो तरह का है। लेकिन परिवारवाद में आप ये कहें कि हमारे परिवार से कोई है तो दूसरों को उसको हम बैन कर दें कि वो द्वारा उसमें से कोई परिवार पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए, हर पार्टी का अपना है कि आम कार्यकर्ता की लाइन में से भी उनके बच्चे आए, वहाँ से आए और आगे बढ़े। हाँ सर, प्रदेश में जो टूरिस्ट सीजन है वो पीक पर है, लेकिन साथ में ही जो वारदातें हैं वो बढ़ रही हैं। आप देख रहे हैं कि कई जगह जो अदर स्टेट्स के जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो रिवॉल्वर तान के सरेआम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पीछे भी कई वारदातें हुई हैं। 16 में जो वारदात हुई थी, जो महिला की मौत हुई थी, हत्या हुई थी, वो मामला अभी तक अनसुलझा है। कल दिवस जो है वो 2 लड़के की हत्या कर दी जाती है चाकू मारकर। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए क्या तैयारी है सरकार की? देखो, ये चीज़ आपने जो घटनाएं हुई पंजाब के कुछ टूरिस्ट, चंबा, डलहौजी, खजियार, कुछ ऐसी घटनाएं हैं। और ये मैं समझता हूँ कि ये अमूमन जो यंगस्टर्स आते हैं बाहर से और हमारे लोगों के बीच कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लेके कहासुनी हो जाती है। ऐसा नहीं कि ये कभी पहले शिमला में भी है और क्षेत्र में मनाली में भी होती है। ये ऐसी चीज़ें जिसको आप ये तो नहीं कह सकते कि हमको क्या, कौन आदमी किस मंशा से आ रहा है, वो कब किससे बहसेगा, किस बात पे होगी। लेकिन जहाँ तक सवाल है पुलिस की कार्रवाई की या लॉ एंड ऑर्डर की, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और दूसरी बात, एक ऐसा भी चला सोशल मीडिया पे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिस्टर चन्नी ने भी हमारे मुख्यमंत्री जी से बात की थी कि हमारे कुछ लोग खजियार में गए थे, उनके साथ शायद वो बाहर का कोई कपल था, घूमने आया था, तो कहासुनी हो जाती है। लेकिन उसको ऐसा रूप देना, ऐसा रंग देना कि हम जो है टूरिस्टों के खिलाफ है हिमाचल, या पंजाबियों के साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो बिल्कुल गलत था। वो टोटली जो है सोशल मीडिया पे लोगों ने गलत जानकारी शेयर की थी। ये घटना कहीं हो सकती है, लेकिन उसको उस ढंग से मोड़ना कि हम पंजाब के लोगों का स्वागत नहीं कर रहे या उनको हम लिए हमारे लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत था। हमारा टूरिज़्म फ्रेंडली स्टेट है, बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं, मनाली है, शिमला है, डलहौजी है, धर्मशाला है, पालमपुर है, कसौली है, बहुत सारे, हर जगह लोग जाते हैं। और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात भी है कि जब हमारा टूरिज़्म बढ़ता है, इससे हमारा रेवेन्यू आता है और जीडीपी में
टूरिज़्म का जो कंट्रीब्यूशन है प्रदेश का वो बहुत बड़ा है। तो हमें सोच को, चाहे हमारे लोग हैं, हमको भी बदलना पड़ेगा अपनी सोच को कि हमको टूरिज़्म फ्रेंडली कैसे होना है। जब ये हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है तो हमको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, चाहे वो लोकल शॉपकीपर है, चाहे ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। सीएम ने शुरू में कहा था कि टूरिस्ट का एक अलग से वीक दिया होगा। नहीं, वो ठीक है, पॉलिसी में है। आप देखें कि कांगड़ा जिला को हमने पूरा फोकस किया टूरिज़्म की दृष्टि से, चाहे आप एयरपोर्ट्स की बनाने की बात से लेकर सारी चीज़ें पाइपलाइन में बाहर है निकलने वाली। पूरे एज ए होल कांगड़ा जिला को हमने डिक्लेयर किया है सरकार ने। वो सरकार की मंशा बताती है कि हम पूरे कांगड़ा जिला को टूरिज़्म की दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं। और वो बोलने से या बड़े छोटे से समय नहीं होगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, अच्छे रिजॉर्ट्स है, एयरपोर्ट है और बहुत सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं। और हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 सालों में इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट बाहर आएंगे और आपका ये पूरा जिला जिसमें नेचुरल सुंदरता बहुत है, हर चीज़ है आपके पास, वो हमारी जो सोच है वो अगले 2-3 सालों में लोगों को दिखनी शुरू हो। डॉक्टर राजेश शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री जी पर, कितने सही है सर, और इधर बात पर आपकी क्या राय है? डॉक्टर साहब ने, आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब ने आरोप भी लगाया और उसके बाद डॉक्टर साहब पूरी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का काम कर रहे हैं। तो आपसे मुलाकात भी हुई, उनका एक टेम्परेरी जो एक शौक था, दुख था, हो सकता वो प्रकट हुआ है, बाकी वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। चौहान सर, कि लोकसभा चुनावों में प्रदेश सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं विद कैबिनेट रैंक जिनके विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को सबसे ज़्यादा लीड मिली है। कांगड़ा में भी ऐसे विधानसभा क्षेत्र है तो प्रदेश में नंबर 1 रहे हैं, भाजपा की लीड है। उस पर आगामी समय में आप, क्योंकि आप पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं, तो आगामी समय में क्या कार्रवाई है या क्या उस तरह से पार्टी ने सोचा है उनके बारे में? देखिए, लोकसभा के दौरान आप हैरान होंगे लोगों का वोट करने का तरीका, कि जनता कितने और मतदाता कितना जागरूक है। अगर हम सुजानपुर की बात करें तो वहाँ 23,000 वोट, एक मतदाता जाता है 2 तरह से वोट कर रहा है, अंदर जा रहा है और 2 तरह से वोट कर रहा है। लोकसभा के लिए वो कमल पे मोहर लगा रहा है, बाई इलेक्शन में वो हाथ पे मोहर लगा, एक ही आदमी। तो लोग ये बात समझते हैं, हमें लगता है कि लोकसभा के हिमाचल में, कुछ और राज्य में भी, दिल्ली के लिए जो वोट गया वो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बहुत मैक्सिमम जगह में लीड नहीं मिल पाई। इसको लेके कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि हम बैठ के इस पे चर्चा करेंगे, इस हार के कारण क्या रहे, हमको उन कारणों पे काम करने की क्या ज़रूरत है, वो चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे MLAs हैं, CPS है या सब। तो ये पार्टी प्लेटफॉर्म पे इस बात पे चर्चा होनी है और इस सारी चीज़ों को आगे के लिए इसमें क्या कदम लेने की ज़रूरत है, हम इसको पार्टी प्लेटफॉर्म पे करने चाहिए। 5.5 लाख की लीड थी। बीते दिनों में ऐसा हुआ है कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों से छात्राओं के साथ कुछ घटनाएं सामने आई, जिसमें शिमला है, मंडी है, जुआरी, ये भी था। इस पर क्या कोई किसी तरह से कोई, देखो, ये कुछ चीज़ें आप सीधे समाज से जुड़े, हम और आप सब समाज के, ये तो समाज की कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आती है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी के साथ कोई हमदर्दी मतलब ही नहीं है। कानून के नज़रिए में अपराध अपराध है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और बहुत सारी जो घटनाएं इन्होंने जिक्र किया, पुलिस का एक्शन बिल्कुल इमीडिएटली कानून ने अपना काम किया है। ऐसा ज़रूर होता है कि अगर हम उसमें डिले कर रहे हैं किसी चीज़ को, पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही है या क्रिमिनल पकड़े नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है। विशेष कोई प्रावधान करेंगे बिल्कुल। ये तो बड़ा विषय, तो बड़ा गंभीर विषय है कि अगर स्कूल में पढ़ रही छात्राओं के साथ अगर स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स ही कुछ गड़बड़ करते हैं तो ये समाज की दृष्टि से, हमारे और आपकी सब की दृष्टि से काफ़ी गंभीर मसले हैं। लेकिन समाज है, समाज में अच्छाई और बुराई तो है। पूरा प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए काउंसलिंग करने की ज़रूरत हो, और क्रिमिनल कब कहाँ से आ जाता है उसके दिमाग में, ये तय करना पहले बड़ा मुश्किल है। क्राइम होने के बाद क्रिमिनल सामने आते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है।
बार बार ये कहा जा रहा है कि जो कांगड़ा है उसको पर्यटन या पर्यटन का जो केंद्र बनाया जाएगा, एक मिसाल पैदा की जाएगी पूरे स्टेट में। जबकि अगर धरातल पर देखा जाए, इफ यू सी ऑन द ग्राउंड, इन द लास्ट 8 to 10 years जितने भी पैसे आए हैं हिमाचल में फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके पैसे अनुदान से जितने भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक भी बिल्डिंग है वो इस टाइम इट हैज़ नॉट बीन पुट टू इट्स डेजिग्नेटेड यूज। जिस मंशा को लेके उस बिल्डिंग को बनाया गया था उस काम में वो नहीं डली है और सारी की सारी बिल्डिंग्स लॉकअप में है। बिल्कुल, आपका प्रश्न बड़ा सही है कि आपने जिक्र किया कि पिछले 8-10 सालों से ये समस्या है। पहले मैं 2 चीज़ बता दूं, ये हमारे जहन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में भी आया। आप ज्वाला माता मंदिर के साथ देखेंगे बहुत सुंदर और अच्छी पार्किंग बनी है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो बंद पड़ी थी। मुख्यमंत्री जी ने जब पूछा कि भी ये क्या, किस लिए इसमें करोड़ों रुपया पैसा लगा, जनता के यूज़ के लिए, तो उस पर कोई फैसला पिछली सरकार ने नहीं किया। हम इसको ऐसे सभी प्रोजेक्टों को आइडेंटिफाई करके उसको ऑपरेशनल कर रहे हैं। वो लोग चलाते हैं, आउटसोर्स पे देना है, लीज आउट करना है, या खुद टूरिज्म चलाएगा, इस पे बड़ी तेज़ी से फैसले हो रहे हैं। ये जहन में आ चुका है, ये बहुत बड़ा लैप्स है। जैसे सर धौलाधार होटल है, मुझे लगता है जिला का